वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में। जब भी विटामिन B12 जो है, जो कि एज अ को फैक्टर एक्ट करता है फॉर कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू मिथायोनिन, और यहाँ पर मिथायोनिन सिंथेटेज एंजाइम होता है जिसके लिए ये को फैक्टर एक्ट करेगा और मिथायोनिन में कन्वर्जन होगी होमोसिस्टीन की। इसके अलावा मिथाइल मेलोनाइल को एंजाइम ए, इसकी कन्वर्जन होगी सक्सिनाइल को एंजाइम ए में, और इसके लिए भी को फैक्टर एक्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि होमोसिस्टीन कन्वर्ट नहीं होगा मिथायोनिन में जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, और मिथाइल मेलोनाइल को एंजाइम ए कन्वर्ट नहीं होगा सक्सिनाइल को एंजाइम ए में। तो होमोसिस्टीन के लेवल्स बढ़ जाएंगे और मिथाइल मेलोनाइल को एंजाइम ए के लेवल्स बढ़ जाएंगे इन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। अब अगर हम बात करें तो विटामिन B12 के लिए जो सोर्स ऑफ फूड है वो एनिमल फूड है। जो लोग प्योर वीगन्स हैं उनमें इसकी डिफिशियंसी होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि लिवर जो है उसके अंदर 2 to 5 मिलीग्राम तक स्टोर्ड होता है विटामिन B12। इसकी वजह से क्या होगा कि ये 2 से 3 साल तक इनफ है। यानी अगर एक पेशेंट है जो आपके पास विटामिन B12 की डिफिशियंसी के साथ आया तो आपने ये सोचना है कि 2 से 3 साल तक उसकी डाइटरी डिफिशियंसी थी। प्योर वीगन्स में हो सकता है ये। इसके अलावा परनीशियस अनीमिया में, जिसमें जो है आपके जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट या तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं या फिर पेराइटल सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि गैस्ट्रिक एट्राफी होगी, या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर के जो है अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो वो जो है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगी। इसके अलावा गैस्ट्रेक्टमी जब होगी तो वहाँ पर पेराइटल सेल्स ही नहीं होंगे, तो उसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं बनेगा। फिर इलियल रिसेक्शन अगर हो जाए तो वहाँ पर जहाँ पर इलियम में एब्जॉर्प्शन होती है, अगर उसकी रिसेक्शन होगी तो भी विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। फिर उसके अलावा क्रॉन्स डिजीज़, सीलियक डिजीज़, जो कि जिनमें जो है एब्जॉर्प्शन जो है उसमें मसला होता है। इसके अलावा डायहाइलोबोथरम लेटम इज़ अनदर काज ऑफ दिस विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया। Metformin can also lead to vitamin B12 deficiency anemia. So those patients who are on antidiabetics like metformin can develop vitamin B12 deficiency. Clinical findings in such patients are anemia. क्यों अनीमिया क्यों होता है? क्योंकि विटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी होगी तो मेचुरेशन नहीं होगी आरबीसीज़ की। जब आरबीसीज़ मेच्योर नहीं होंगे तो ये इनकी हेमोलिसिस ज़्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि ये साइज़ में बड़े होते हैं और जो स्प्लीन या इस तरह की जो स्पेसेस होती हैं उनमें से पास होते हुए इनकी हेमोलिसिस हो जाती है। दूसरा, प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। इसके अलावा ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, यानी ओवरऑल जो सेल लाइंस हैं उनकी कमी हो जाती है, यानी पैनसाइटोपिनिया हो सकता है। इसके अलावा जो आपकी म्यूकोजल चेंजेस है वो होना शुरू हो जाती हैं, ग्लोसाइटिस, एनोरेक्सिया होता है, आपको डायरिया हो सकता है, और कम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिक सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, इनिशियली पेरेस्थीसिया होते हैं। अगर डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम आपका जाएगा तो बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्शन इफेक्ट होगा, वाइब्रेशन एंड पोजीशन सेंसरी लॉस होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इन पेशेंट्स में डिमेंशिया होता है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो सीरम विटामिन B12 लेवल्स जो होते हैं हम पेशेंट में करते हैं और हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि विटामिन B12 की बॉडी में कमी है या नहीं। इसके अलावा मिथाइल मेलोनाइल को एंजाइम ए लेवल्स और होमोसिस्टीन लेवल्स जो हैं ये इंक्रीज होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा मेगलोब्लास्टिक अनीमिया का मतलब है कि आरबीसीज जो हैं नॉर्मल से साइज़ में बड़े होते हैं और ये दरमियान में जो है हाइपोक्रोमिक भी हो सकते हैं। पेरिफेरल स्मीयर पे आपको मैक्रोओवेलोसाइट्स मिलेंगे, और इसके अलावा जो आपको न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे वो हाइपर सेगमेंटेड होंगे, यानी नॉर्मली जो होता है 3 होते हैं इनकी लोब्स, लेकिन अगर ये आपको 5 से 7 लोब्स आपको मिल सकती हैं न्यूट्रोफिल्स की। फिर इसके अलावा रेटिक काउंट जो है वो डिक्रीज होगा। क्योंकि जो ओवरऑल प्रोडक्शन है सेल्स की वो कम है, तो रेटिक काउंट डिक्रीज होगा, और पैनसाइटोपिनिया आपको सीवियर केसेस में मिल सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स वगैरह इसके डिफरेंशियल्स में आते हैं। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत सिंपल है। आप इंजेक्शन मेथिकोबाल दे दें 500 मिलीग्राम 500 माइक्रोग्राम, ये आपने जो है डेली देना है फॉर फर्स्ट वीक। मतलब डेली आपने जो है IM इंट्रामस्कुलर देना है इंजेक्शन मेथिकोबाल 500 माइक्रोग्राम का एक एम्प्यूल आता है, वो आपने रोज़ देना है पहले वीक। फिर आपने जो है हर वीक देना है फॉर 1 मंथ, और फिर आपने जो है हर मंथ देना है फॉर होल लाइफ ऑफ द पेशेंट। RCC ट्रांसफ्यूजन भी रिक्वायर्ड हो सकती है, लेकिन इसमें आपने याद रखना है कि ये एक ऐसा एनीमिया है जो कि क्रोनिकली डेवलप हुआ है। ट्रांसफ्यूजन करनी है तो आपने अंडर द कवर ऑफ डायूरेटिक्स ट्रांसफ्यूजन करनी है।